हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मॉडर्न के एमसीक्यू। ठीक है, जो कि ना केवल अपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि एमपीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न जो क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं उसकी सीरीज में हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो मॉडर्न क्वेश्चन है उसकी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसके चांसेस 80% से 90% के बीच हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हुए हैं, है ना। तो हम इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या बोलते हैं करवाएंगे, और या ये क्वेश्चन ना आपको नोट डाउन करने हैं बल्कि इनको अच्छे से देखना भी है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो हम अपने जो लेक्चर को है वो स्टार्ट करने वाले हैं ना। ओके, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। ठीक है, अब हम पहला देखेंगे। जैसे हमने इधर लिखा है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। देखो, इस क्वेश्चन को लाने का मेरा प्रयास ये रहा है कि हम देखो ये इसमें ना ये इस तरीके से पूछ लेते हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी लैंग्वेज थी, है ना। दूसरा, फिर जब हम मौर्य पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज थी? मौर्यों की लैंग्वेज पाली थी। ये देखो, यही तो कंफ्यूजन है कि मौर्यों की लैंग्वेज पाली थी, लेकिन जो राज की उसकी भाषा है, मतलब ये आम जन तो पाली बोलते थे, लेकिन जो राज की भाषा है वो कौन सी थी? ये प्राकृतिक थी। उसके अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं? वो भी प्राकृतिक ही लैंग्वेज में मिले हैं, है ना। तो कहाँ की संस्कृत थी लैंग्वेज, या कौन सी रचना संस्कृत में है, कौन सी पाली में है, कौन सी प्राकृतिक में है? जैसे बौद्ध और जैन हम पढ़ते हैं तो कोई मागधी है, कोई पाली है, कोई प्राकृतिक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे राजवंशों की इस तरीके से लिस्ट बना लेनी है कि किसकी क्या लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा पर्पस यही था, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं और आयोग क्या पूछ रहा है। एमपीपीएससी इन चीजों को बहुत ज्यादा पूछ रहा है। मैंने 2 से 3 पेपर में इस चीज को मतलब कि नोटिस किया है ना। तो आपको भी क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। ओके, अब हम देखेंगे कि मध्याह्न रहनुमाई सभा, मतलब रहनुमाई मध्याह्न सभा या फिर मध्याह्न रहनुमाई सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में, है ना। इसमें कौन कौन से लोग थे ये बस याद नहीं रखना कि इसमें दादा भाई नौरोजी थे या नौरोजी फरदौंजी थे। इसके अलावा जितने भी थे उनका नाम आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मैन है, इनका बहुत नाम आता है तो हमने इन दोनों को बस पढ़ लिया, बल्कि एच एस बंगाली और आर के कामा का नाम भी हमें मस्ट है, मतलब आपको याद रखना ही है ना। ये मैं कलर दूसरा यूज कर रही हूँ, है ना। इन दोनों को आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन ये घुमा के आपको पूछ लेगा कि कौन से नहीं थे, तो हमसे थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, है ना। तो एस एस बंगाली भी याद रखने हैं बहुत अच्छे से, और आर के कामा भी याद रखनी है। फिर ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति या उसी को क्या बोलते हैं, लेक्स लोकी अधिनियम में उत्तराधिकार प्राप्त करने या सक्षम बनाने वाला अधिनियम। देखो, पहले क्या होता था कि जो हड़प नीति है ना, या फिर उनके जो गोदी वाला नियम है, दैट मीन्स वो अपने दत्तक पुत्र को अब ऐसे नहीं बिठा सकते। यदि उनका स्वयं का खुद ही पुत्र हो तो ही बिठा सकते हैं, मतलब विलय कर सकते हैं। तो विलय की तरह किस किस को, जैसे सतारा हुआ, है ना, जयपुर हुआ, जैतपुर हुआ, बघाटपुर हुआ 1850। फिर 53 में, 1853 में ये अपन को झांसी की लक्ष्मीबाई का। फिर इसके बाद 1856 में भले ही ये हड़प नीति या फिर विलय नीति के तहत नहीं किया गया हो, लेकिन इसमें कुशासन का प्रभाव था, है ना। ऐसे बोल दिया गया था और अपने अधीनस्थ कर लिया था। तो ईसाई धर्म में क्या था, जैसे 1813 में क्या हुआ था कि ईसाई धर्म वालों को प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको नहीं छीना जाएगा। तो कुछ लोगों को जबरन कराया गया, कुछ लोगों को इस तरीके का लालच दिया गया। तो वो नियम किस में है, तो ये एक्स 1 दैट मीन्स 21 1850 के एक्ट में 21वां नियम है उसका, या धारा कह सकते हैं, और 1850 का एक्ट है। ठीक। फिर महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र में फांसी किसको दी गई थी? तो ये नारायण आप्टे को दी गई थी। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ना।
ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि गांधी-इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये हार्वर्ड एमर्सन है ना, 5 मार्च 1921 की बात है ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना? 5 मार्च 1931 की बात है और इसमें क्या किया गया था कि हार्वर्ड एमर्सन ने प्रारूप तैयार किया था, तब जाके जो क्या बोलते हैं, इरविन और गांधी जी का समझौता हुआ था। फिर गोलमेज सम्मेलन के लिए जाने में ये एक्सेप्ट हुए थे, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं निकला, बल्कि इनको ऐसे कुछ कटाक्ष चीज़ें हैं जो बोली गई, है ना? और वहीं पे फिर इन्होंने आके राजनीति से संन्यास ले लिया था। फिर अब देखो दूसरी बात, बनारस अधिवेशन 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपना लिया गया था। ये इस क्वेश्चन को लाने का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है? और असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन हुआ, तो किस अधिवेशन में उसको एक्सेप्ट किया गया था, किस अधिवेशन में उसको लागू किया गया था, इसकी लिस्ट आपको प्रॉपर बनानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट है। यही क्वेश्चन तो आने हैं। देखो आप बोलेंगे फिर मुझे पढ़ाया नहीं है, फिर मुझे बोला नहीं, आपने बोला था कि 80 से 90% फंसेगा। तो मैं आपको एक दिशा निर्देश दे रही हूँ कि इसके थ्रू आपको ये पढ़ना है, तब जाके हमें बहुत अच्छी हमारी तैयारी होगी, हमारी पकड़ होगी, समझ रहे हो? और ऑब्जेक्टिव तो लगाते ही जाओ, रोज के रोज डेली 100 लगाओ, और यदि आपकी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है तो डेली 50 लगाओ, लेकिन लगाओ, है ना? ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में ये चीज़ बोली गई थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया? 1793 में। कौन लेके आया? कॉर्नवालिस, है ना? जब 1765 ये 65-64 में ये बक्सर का युद्ध जब हम जीत गए, मतलब इन लोग जीत गए, तो फिर इन्होंने दीवानी और फौजदारी दोनों का अधिकार हासिल कर लिया था। फिर ये अपने हिसाब से स्थायी बंदोबस्त लेके आए कि कम से कम ऐसा हो कि हमें एक पैसा कंटिन्यू मिलता जाए जहाँ से, है ना? तो उसके लिए ये व्यवस्था लेके आए, और जिसको क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त। देखो इसका समर्थन कौन कर रहा है? जॉन सोर, है ना? और इसमें विरोध कौन करता है? जेम्स ग्रांट, नो कि जॉन ग्रांट। ये थोड़ा-सा ध्यान में आपको रखना है कि जेम्स ग्रांट है या फिर जॉर्ज ग्रांट है, तो ये है जेम्स ग्रांट, है ना? इसने विरोध किया था। और देखो ये थोड़ा पॉइंट करने वाली है कि स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किसने किया था? शोर ने, जॉन शोर ने। लेकिन वो ये बोलता है कि टोटली स्थायी मत रखो इसको, दैट मीन्स इसको कुछ टाइम लिमिट दे दो। इस चीज का तो उसने विरोध किया था कि टोटली स्थायी मत रखो। तो स्थायी बंदोबस्त को स्थायी होने का विरोध किसने किया? जॉन शोर ने, है ना? ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नहीं देख लेते हैं क्या है। 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालय, 3 स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। किसके तहत हुई थी? 1854 के वुड डिस्पैच के एक्ट के थ्रू। अब वुड डिस्पैच एक्ट किसके कार्यकाल में आया था? तो डलहौजी के कार्यकाल में, है ना? पहली क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, ये वुड डिस्पैच एक्ट किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ये चीज मस्ट है ना? शिक्षा से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच एक्ट लाया किसके द्वारा? डलहौजी। और कब लाया गया? 1854, है ना? 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जो कि स्थापित हुए, है ना, इस एक्ट के बाद। ये पहला है मुंबई, नहीं, पहला मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब पहले इनमें से तीनों में से कौन स्थापित हुआ था? तो तीनों में से सबसे पहले कलकत्ता, है ना? अब ये हम जैसे मैप बना ले एक छोटा सा, यदि इधर बन पाए तो। ओके, नाउ ठीक है, जैसा भी है। तो देखो यहाँ पे कलकत्ता, फिर मुंबई, एंड देन मद्रास, है ना? तो ये सबसे पहले स्थापित हुआ था, कब हुआ था? जनवरी में ही। फिर ये जुलाई में, एंड देन ये सितंबर में, है। इस तरीके से ये तीनों जो है हमारे अधिवेशन, वो न्यायालय स्थापित हुए थे। फिर एक ट्रिक है, मेरा दिल कानपुर झांसी में नहीं बल्कि इलाहाबाद में बसता है। ये मैंने यूट्यूब में ही सुनी थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें है ना ये पता चल जाता है कि पहले कहाँ हुआ था, देन कहाँ हुआ था, फिर देन कहाँ हुआ था। क्योंकि ऐसे हमें आ सकते हैं कि पहले कहाँ हुआ था, तो पहले मेरठ में हुआ था, है ना? मेरा मतलब मेरठ। फिर दिल से डी से दिल्ली आएगा, एंड देन एल से आएगा लखनऊ, है ना? फिर
कानपुर, झांसी, इसके बाद कानपुर आएगा, देन झांसी आएगा और फिर इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद में बसता है, प्रयागराज में बसता है। तो ये 1857 के विद्रोह का क्रम दिया गया है आपको, ये जरूर नोट डाउन कर लेना। और मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं इसको, है ना, यदि आपको नोट डाउन नहीं करना है तो। फिर देखो, आप समाचार पत्र हैं, ये काफी पूछ लेते हैं किसने कौन सा लिखा है, किसने कौन सा लिखा है ना। तो उसी के बिहाफ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखो, जैसे प्रथम उर्दू समाचार, सॉरी, प्रथम उर्दू समाचार कौन सा है? फौजी है अखबार, है ना। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा परफेक्शन जो है वो है कि इसके अलावा आपको जितने भी हिंदी में है, उर्दू में है, मराठी में है, या फिर जौन से इम्पोर्टेंट है, वो सारे समाचार पत्र की एक लिस्ट बनानी है और लिखना है। समय कम है, मैं आपको हर चीज नहीं पढ़ा सकती, तो इस तरीके से आपको पूरा नोट डाउन करना है और लिखना है ना। फिर देखेंगे हम दूसरा, असहयोग आंदोलन कब लाया गया था? 1920 में, है ना। प्रस्ताव को स्वीकार किया था कलकत्ता अधिवेशन में। देखो, ये ध्यान से देखो, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में और पारित किया गया था दिसंबर नागपुर अधिवेशन में। समझ रहे हो ये मेरे कहने का क्या तात्पर्य है ना। तो फिर प्रस्ताव को लिखा और बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। अब ये वही पलट जाएगा ये चीज, कब? 1942 में, है ना। लिखेंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। बनाएंगे कौन? गांधी जी। तो यही तो डिफरेंट है हमें जो कि लिखना है, कि इसमें कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है? महात्मा गांधी। एंड देन CR दास, है ना, चित्तरंजन दास जो है, उन्होंने प्रस्ताव को रखवाया था। लिखा बनाया अन्य था, रखवाया अन्य था, और समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ओके, ये सब आपको नोट डाउन करना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, मैंने यहाँ पे यही लिख दिया। बनाया किसने था? गांधी जी ने। प्रस्ताव किसने लिखा? नेहरू जी ने। ठीक है, ओके। समर्थन कौन करेगा इस टाइम पे? देखो, कलाम साहब करेंगे, मतलब कि अबुल कलाम। फिर भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 एग्जाम में दिखा हुआ है, तो हमें इसको भी नोट डाउन कर लेना है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। देन फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। इनकी हमें ना क्या बोलते हैं, कार्यकाल हमें याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है। ओके, तो देखो, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1905। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1905। देन फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1927। पहला ये है, तो इसको याद रखना है कि 1905 है। आपको सही जोड़ी में आ जाएगा कि कौन सा पहला है, लिख देंगे। तो ये आपको देखना है कि एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया है ना। फिर इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो है इंडिया, है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया, तो आप पे बन ही जाएगा। देन बारदोली सत्याग्रह होता है ये हमारा, है ना। उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी? 22% की। पहली बात है, बारदोली सत्याग्रह पटेल भाई के नेतृत्व में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल, है ना। यहीं पे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। फिर यहीं पे जो है महिलाओं ने इनको भाई की उपाधि से सम्मानित किया था, इनको भाई बोला था, इन्होंने कम करवा दिया था। ठीक है, 22%, 25% से आई थिंक, या 35% से इन्होंने कम करा दिया था। वैसे ही खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन में भी यही पूछता कि कितने परसेंट कम हो गया था, तो हमें जो है उनका याद रखना है ये चीज, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई थी? 1925 में। कहाँ? कानपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिंगार वेलु चेट्टियार। यही तो इम्पोर्टेंट है ना। इसकी अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न कराया गया था, यही सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं साम्यवादी वगैरह, इनकी छोटी छोटी समितियां बनी थी, तो वो हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं या फिर एकदम से याद नहीं रहती, तो वही तो हमें याद रखनी है। फिर 1937 के प्रांतीय चुनाव में, ये चुनाव भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1938-39 के समकालीन, 37 में तो हुए थे, फिर 2 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद ही इन्होंने क्या करा था कि संन्यास दे दिया था, है ना। 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत था। अब ये मैं 5 बता रही हूँ आपको कि 5 कौन से थे। देखो,
एक ट्रिक है बिहारी मद्रासी मध्य में संयुक्त होकर उड़ गए। कौन? बिहारी। पहले तो बिहारी लोग, फिर मद्रासी संयुक्त मध्य में संयुक्त होकर उड़ गए। मतलब पहले बिहार एंड देन मद्रास, फिर मध्य भारत या मध्य प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत दैट मीन्स यूपी, उड़ गए मठ उड़ीसा, है ना। ओके। फिर ऑरलैंडो मसेट्टा या ऑरलैंडो मसेट्टा बर्लिन में पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में यह नाम यूज किया था। क्या? ऑरलैंडो मसेट्टा। ये चीज याद रखनी है, कहाँ जा रहे थे वो? बर्लिन, और काबुल में उन्होंने ये चीज यूज की थी, है ना। अब एक कोटेशन है, कुछ कोटेशन पूछ लेते हैं, तो इस वजह से मैंने कोटेशंस भी जो हैं इसमें ऐड कर दी हैं। पहला तो हर्बर्ट सैमुअल, है ना। हर्बर्ट सैमुअल ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में क्या कहा था? कि एक बिना युद्ध के शांति समझौता। ये किसने कहा था? हर्बर्ट सैमुअल। ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। आपको ये कथन एग्जाम में 102 पूछते ही हैं, आपको याद आएंगे कि मैंने ये चीज बोली थी। और आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेनी है कि किसने क्या बोला है ना। मैं तो बना रही हूँ, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, है ना। फिर जवाहरलाल नेहरू, एक देखो सर, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को बहुत ज्यादा मानते थे, और जहां भी समाजवाद आए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जवाहरलाल नेहरू ही लगाना है। देखो उनके दो कोटेशन है, भारत तथा विश्व की समस्याओं का हल एक ही है। एक मतलब समस्याओं की हल की मात्र एक ही कुंजी है, क्या है वो? समाजवाद में निहित है। उन्हें ये चीज बोली। दूसरा, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद स्थापित करना है ना। ये चीज बोला उन्होंने। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या बोला है नेक्स्ट में कोटेशन में, कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि बंगाल में सरकार एक डाकू राज्य था। देखो ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। किसने बोला है? कि एम फड़क्कर ने। पहली बात तो 1765 से यदि हम 1772 की ओर गौर करें, तो ये जो अवधि है इसमें द्वैत शासन टाइप का चल रहा था, है ना। दीवानी और फौजदारी के जितने भी अधिकार हैं वो किसके हाथ में थे? अंग्रेजों के हाथ में थे। आपको ये तो याद होगा। फिर इसको, है ना, इसी को जिसने बोला है डाकू राज्य, है ना। फिर जो आते हैं हॉकिंस, तो वो हटा देते हैं भारत में। ओके। डाकू राज्य फिर किया पड़ेकर ने बोला, लेकिन इसको बेसदमी की लूट किसने बोला? पर्सियर स्पेयर ने। पर्सिवल स्पेयर में, है ना। तो बेशर्म लोगों ने परसे से लूट कर ली। इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। और हाँ, ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मिडाइवल से लिए गए हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। सचगनी चांदी का सिक्का, देखो ये इसको लाने का मेरा जो तात्पर्य ये है कि आपको मिडाइवल में जितने भी सिक्के चल रहे हैं वो आपको खुद से भी बना लेना है। मैं तो एक वीडियो लेके ही आऊंगी, लेकिन अभी जो जैसे आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना है, ये सिक्कों के बारे में टोटली बहुत अच्छे से लिख लेना है ना। 6 डिजिटल इसका इसको बराबर था ये। फिर देखो दो नाम आते हैं, जिन विजय सूरी, हर विजय सूरी। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो जिन विजय सूरी जो है एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, और हर विजय सूरी जो है अकबर से रिलेटेड है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किससे रिलेटेड है। ये लोग रात भर इनसे बातचीत करते थे, दैट मीन सलाह लेते थे कि क्या राज्य के लिए सलाह सही है ना, उनको मानते थे दैट मीन्स। फिर हम देखेंगे सैयद उस सलातीन। सैयद उस सलातीन किसकी पदवी थी? पदवी इन द सेंस आपको सारी उपाधियां लिखनी है कि किस राजा ने कौन सी उपाधि ली थी। यही इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ में रखने का मेरा उद्देश्य है कि आपको ये चीज नोट करनी है कि कौन कौन सी पदवी धारण कर रहा था। तो ये कौन किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो मैंने कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कवर कराए हैं, उसके साथ ही मैंने कुछ पॉइंट भी कवर कराए हैं कि इसके साथ आपको क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को या इस पीडीएफ को, पहली पीडीएफ है ये, और इसको लाने का सिर्फ इतना ही है कि आपको इसके साथ क्या क्या करना है। आपको उसकी भाषा, राजधर्म में क्या था, उसके सिक्के क्या थे, चांदी के थे या सोने के थे, उनकी उपाधि कौन सी थी, ये सब आपको लिखना है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, इसको आपको 4 से या 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। और हाँ, कथन भी हमें लिखना है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं। अखबार भी लिखना है। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से बात करिए पूरा, ये मैं गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, इसी दिशा में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी है, यूजीसी नेट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसा पूछता है? बिल्कुल सीधा पूछता है, ठीक है। ये नेट नहीं है, ये टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए नहीं है, सेट के लिए है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
एमपीपीएससी के लिए है, क्योंकि ये सीधा ही पूछता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? आज का लेक्चर इतना ही, फिर हम फिर मिलेंगे और ये वाली सीरीज़ को ही हम कंप्लीट करेंगे। इसी से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएँगे आराम से, है ना? ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।